हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। देखिए, कल हमने विकास का अर्थ यानी कि विकास के बारे में चर्चा की थी, जिसमें विकास का अर्थ और वृद्धि और विकास का अंतर, इसके बारे में चर्चा की थी। आज हम विकास के जो सिद्धांत हैं उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है। विकास के सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक परीक्षा में सिद्धांतों की चर्चा की जाती है। देखिए, आज हम अपना ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांतों में क्या है कि विकास की प्रक्रिया बहुत ही विस्तृत और जटिल होने के कारण तथा इसकी निरंतरता के कारण इसे कुछ सिद्धांतों का अनुकरण करना पड़ता है। अर्थात विकास के कुछ सिद्धांत हैं जिनको जाने बिना विकास की प्रक्रिया को समझना कठिन है। विकास के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का वर्णन निम्नलिखित है। विकास के बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं जिनकी यहाँ अपन व्याख्या करने जा रहे हैं। पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, यह निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि विकास निरंतर होता रहता है, रुकता नहीं है। ठीक है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक विकास चलता रहता है, रुकता नहीं है। विकास की प्रक्रिया कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, अर्थात यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती ही रहती है। बल्कि कुछ वैज्ञानिक दृष्टि से अगर माने तो विकास की प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है, यानी कि गर्भावस्था से ही शुरू हो जाती है। ठीक है, 2 कोश होते हैं, उसमें सेल्स होती है, अर्थात स्पर्म, और जो ओवम है उसके निषेचन के परिणाम स्वरूप बने जो निषेचित अंड होता है, उससे जीवन की या प्राणी की लीला शुरू होती है। और विभिन्न परिवर्तनों का अनुभव करते हुए, यानी कि उसमें परिवर्तन आते रहते हैं और उन परिवर्तनों का जो अनुभव होता है वो करते हुए जो निषेचित अंड है उससे क्या होता है? प्राणी का निर्माण होता है, यानी कि मानव का निर्माण होता है। मानव बनकर विकास के अन्य पक्षों की ओर क्या होता है? बढ़ता है। और इस प्रकार विकास की यह प्रक्रिया धीरे धीरे और निरंतर रूप से, यानी कि लगातार होती रहती है, रुकती नहीं है। विकास की निरंतरता की गति एक समान नहीं रहती। ठीक है, ये आपको पता है कि भाई जो विकास है ना, विकास का कर्म निश्चित होता है, यानी कि एक निश्चित कर्म में विकास होता है। विकास की दिशा भी निश्चित होती है, लेकिन जो विकास की गति है वो एक समान नहीं होती है। ठीक है, उसमें क्या होते रहते हैं? उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इस सिद्धांत से और क्या स्पष्ट होता है कि व्यक्ति में कोई भी जो परिवर्तन होता है वह अचानक नहीं होता है। ठीक है, यानी कि जो परिवर्तन आज दिखाई दे रहा है वह निरंतरता के सिद्धांत के अनुकरण करते हुए, यानी कि वो बहुत पहले शुरू हुआ होगा। ठीक है, यानी कि जो परिवर्तन अपने अंदर आज दिखाई दे रहा है वो पहले से ही शुरू हो चुका होता है। ठीक है, दूसरा सिद्धांत है अपना एक रूपता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। इसमें क्या होता है कि विकास की प्रक्रिया में यानी कि एक रूपता दिखाई देती है। ठीक है, एक रूपता का मतलब क्या होता है कि जैसे कि बच्चे किसी भी कार्य को करते हैं तो वो एक निश्चित कर्म में ही करते हैं। ठीक है, एक रूपता होती है, यानी कि भाई जैसे कि बच्चे का जन्म हुआ है, ठीक है, तो ये नहीं है कि किसी बच्चे ने मान लो झोपड़ी में जन्म लिया है, किसी ने आलीशान महल में जन्म लिया है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि झोपड़ी में जन्म लेने वाला बच्चा यानी कि उसका विकास धीरे धीरे होगा, और जिस बच्चे ने आलीशान महल में जन्म लिया है उसका विकास तीव्र गति से होगा। नहीं, उसका
जो एक रूपता है सभी में, यानी कि जो कर्म है उसका निश्चित होता है। ठीक है, चाहे विदेश में जन्म लिया हो, चाहे अपने देश में जन्म लिया हो, चाहे अमीर घर में जन्म लिया हो, चाहे गरीब घर में जन्म लिया हो, यानी कि विकास का जो कर्म है उस वह समान होता है, एक रूपता दिखाई देती है उसमें। ठीक है, और उनका जो शारीरिक विकास होता है वह भी निश्चित कर्म में होता है। ये विकास जिस प्रकार से बच्चों की, लेकिन उनकी गति अलग हो सकती है कि कोई बच्चा सामान्य है तो वह सामान्य गति से विकसित होगा, कोई विशिष्ट, अगर किसी विशिष्ट बच्चे ने जन्म लिया है तो उसका विकास जो है विशिष्ट गति से होगा। ठीक है, लेकिन इसकी जो उसका कर्म जो है और उसकी जो एक रूपता है वह समान होती है। जैसे आपने देखा होगा कि सभी बच्चों के, भाई 6 महीने का बच्चा है उसके दूध के दांत निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि सभी के पहले दूध के दांत निकलते हैं और फिर टूटते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई किसी बच्चे के, यानी कि अमीर घर में जन्म लिया है उसके तो जन्म लेते ही दांत निकलने स्टार्ट हो गए, गरीब में लिया है तो उसके बाद में नहीं, यानी कि उसमें एक रूपता होती है। ठीक है, एक निश्चित कर्म होता है, निश्चित प्रतिमान होता है, निश्चित दिशा होती है उसकी। ठीक है, उसमें समानता पाई जाती है, सिर्फ उसकी जो गति होती है ना वो अलग होती है, लेकिन उसका कर्म और उसकी दिशा, यानी कि विकास का कर्म और विकास की दिशा निश्चित होती है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है, चाहे वो बच्चा कहीं भी जन्म ले। ठीक है, इससे उस पर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला है व्यक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत। व्यक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत कहता है कि मतलब कि जो व्यक्ति होता है वो भिन्न होता है, कोई भी दो व्यक्ति समान रूप से नहीं होते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि जो एक साथ जन्म लेने वाले, यानी कि ट्विंस बच्चों में भी अंतर दिखाई देता है। ठीक है, कोई भी दो व्यक्ति एक समान रूप से कार्य नहीं करते हैं, सभी में भिन्नता पाई जाती है, चाहे वो उसकी आयु वर्ग से, यानी कि एक रूप से होते हैं, समान होते हैं आयु से, लेकिन फिर भी उनमें जो व्यक्तिगत भिन्नताएं दिखाई देती है। उनकी वृद्धि और विकास की अपनी स्वाभाविक गति होती है, वो अपनी स्वाभाविक गति के अनुसार ही कार्य करते हैं। कुछ व्यक्तियों में जो विशेषताएं और व्यवहार, यानी कि जो उनका व्यवहार है वो देर से विकसित होता है, किसी में जल्दी विकसित हो जाता है। इस प्रकार उनमें पर्याप्त व्यक्तिगत भिन्नताएं देखने को मिलती है। सभी बालक वृद्धि और विकास के संदर्भ में समान नहीं होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है वंशानुक्रम और वातावरण के संयुक्त परिणाम का सिद्धांत। ठीक है, बच्चे की वृद्धि और विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम देखने को मिलता है। यानी कि बच्चे को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक होते हैं। कौन कौन से? वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेरिडिटी। यानी कि जन्म से ही बच्चे को जो विशेषताएं प्राप्त होती हैं वो वंशानुक्रम कहलाती है। और वातावरण यानी कि हेरिडिटी के बाद बच्चा किस में रहता है? इन्वायरमेंट में रहता है, वातावरण में रहता है, फिर बच्चे के ऊपर इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ता है। तो बच्चे का जो विकास और जो वृद्धि है वह वंशानुक्रम और वातावरण का मिला जुला रूप होता है। आपने देखा होगा कि यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण का बहुत ही विशेष प्रभाव पड़ता है बच्चे पर। चाहे आप उसे उसमें बुद्धि से संबंधित कारक लगा लो, यानी कि बुद्धि को प्रभावित कारक। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो उसमें भी वंशानुक्रम और वातावरण आएगा। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो उनमें भी वंशानुक्रम और वातावरण आएगा। ठीक है, ऐसे ही विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं तो उनमें भी वंशानुक्रम और वातावरण आएगा। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि व्यक्ति इक्वल टू हेरिडिटी मल्टीपल एनवायरनमेंट। यानी कि जो व्यक्ति है उसका विकास हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को मिलाकर के होता है, यानी कि वो उन दोनों का गुणनफल होता है। ठीक है, वंशानुक्रम के बिना बच्चे का विकास संभव नहीं है।
ऐसे ही वातावरण के बिना भी, इन्वायरमेंट के बिना भी बच्चे का विकास या वृद्धि संभव नहीं है। ठीक है, यानी कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, एक दूसरे का प्रभाव पड़ता है। अगला है अपना समग्र विकास का सिद्धांत। समग्र विकास का सिद्धांत क्या कहता है कि भाई जो बच्चा है ना, उसके मनुष्य के शरीर में जो विकास होता है वह समग्र रूप से होता है, यानी कि व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का विकास साथ साथ चलता है। जैसे चारों पक्ष, मैंने आपको बताया था कि भाई चारों पक्ष जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक, ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है, इनका एक दूसरे के बिना क्या होता है, बच्चे का जो विकास है वह समग्र रूप से नहीं हो पाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में या उसका जो बच्चे का समग्र विकास होता है उसमें घनिष्ठ संबंध किस किस में होता है, अगर घनिष्ठ संबंध पूछ लिया जाए तो उसमें होगा शारीरिक व मानसिक, यानी कि शारीरिक और मानसिक पक्ष में घनिष्ठ संबंध होता है, जबकि चारों पक्ष एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक। ठीक है, एक दूसरे यानी कि इन सभी पक्षों का एक दूसरे पक्ष पर निर्भर होना पड़ता है, सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बालक के जो सभी पक्ष हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, चारों पक्ष। ठीक है, अगला पॉइंट है परिपक्वता और अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, परिपक्वता और अधिगम का सिद्धांत कहता है कि जो वृद्धि और विकास की जो प्रक्रिया है उसमें बालक की जो परिपक्वता है, मैच्योरिटी है वो, ठीक है, और उसकी जो यानी कि ये जो अधिगम है, लर्निंग है, ठीक है, लर्निंग, मैच्योरिटी और लर्निंग का विशेष महत्व होता है। जब बच्चा मैच्योर ही नहीं होगा, ठीक है, यानी कि बच्चा मान लीजिएगा कि भाई मान लो 5 साल का बच्चा हो गया और अपन उससे कहें कि भाई आप 4th क्लास का या 5th क्लास का अपन उसको कुछ काम दें कि भाई आप ये करो, नहीं, अपन उससे ये उम्मीद ही नहीं कर सकते क्योंकि वो मैच्योर ही नहीं हुआ अभी से। जब बच्चा मैच्योर होगा तो वह स्वयं ही उस जो भी हम उसे कार्य देंगे वो उसमें जो अपना भूमिका है वो अदा कर देगा। ठीक है, कोई भी बालक किसी कार्य को करने के लिए जो मैच्योर हो जाता है तो वह उस कार्य को बखूबी निभा सकता है, जो भी उसको जो भूमिका, जो रोल प्ले करने के लिए दिया जाता है उसको कर सकता है। जो यही जो भिन्नता होती है बच्चों में वो उसकी अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करती है। यदि कोई बालक किसी कार्य के लिए या सीखने के लिए, मान लो हम किसी बच्चे को जब अभिप्रेरित करते हैं, ठीक है, तो वह उस कार्य को करने के लिए उसका जो विकास है वह पर्याप्त नहीं है, लेकिन हम उसको अभिप्रेरित करते हैं, लेकिन वो उसके लिए मतलब कोशिश तो कर सकता है लेकिन वह उसमें पारंगत नहीं हो सकता जब तक वह मैच्योर नहीं होगा। ठीक है, तो वो उसको सीखने में क्या हो जाता है, असमर्थ हो जाता है, जब यानी कि उसका जो मैच्योरिटी लेवल है वो उससे कम होता है तो वह उसको आसानी से नहीं सीख सकता है। ठीक है, विकास की दिशा का सिद्धांत। अगला पॉइंट है विकास की दिशा का सिद्धांत, यानी कि विकास की एक निश्चित दिशा होती है, एक निश्चित श्रृंखला होती है। ठीक है, इसे हम निश्चित दिशा का सिद्धांत या निश्चित श्रृंखला का सिद्धांत भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि विकास की जो दिशा होती है वो निश्चित होती है। ठीक है, कैसे होती है निश्चित, कि भाई देखो कि विकास की अपनी एक दिशा होती है और यह दिशा निश्चित है। मानव के बच्चे का सबसे पहले क्या होता है, यानी कि निश्चित दिशा के सिद्धांत में सबसे पहले आता है कि विकास, आपको पता है कि सबसे पहले देखो आपने छोटे बच्चे को देखा होगा कि जब छोटा बच्चा होता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, यानी कि जब छोटा होता है तो वो लेटा रहता है, जिस साइड हम उसे लिटा देंगे वो उसी साइड लेटा रहेगा। लेकिन जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो खुद से करवट लेने लगता है। ठीक है, फिर वो उल्टी साइड लेट जाता है, फिर सिर को उठाने लगता है, फिर वो अपनी धड़ को उठाता है और फिर पैरों को, यानी कि फिर बच्चा बैठने लगता है, फिर बच्चा खड़े होने लगता है और धीरे धीरे चलने लगता है, यानी कि एक निश्चित दिशा होती है उसकी। ठीक है, सबसे पहले उसका क्या होता है, जैसे निश्चित दिशा के सिद्धांत में उसकी जो अलग से पॉइंट है वो है सिर से पैर की ओर। आपने देखा है कि भाई
सबसे पहले बच्चे का सिर का विकास होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, सिर का विकास होता है और उसके बाद पैरों का, ठीक है। यानी कि जब वो छोटा होता है तो आपने देखा है कि कहते हैं कि भाई उसकी गर्दन के हाथ लगा लो, है ना। लेकिन धीरे धीरे उसकी गर्दन में जो है कि मतलब जान आने लगती है, वो उसकी गर्दन को फिर वो डर नहीं रहता है, ठीक है। और उसके बाद ही बच्चा धीरे धीरे चलता है। यानी कि पहले सिर का विकास होता है और उसके बाद नीचे की ओर, यानी कि मस्तकाधोमुखी भी हम इसको कह सकते हैं। मस्तकाधोमुखी का मतलब भी यही होता है कि बच्चे का सबसे पहले सिर का विकास होता है और उसके बाद यानी कि नीचे की साइड उसका जो है ना विकास चलता है। पैरों का सबसे बाद में होता है। जब बच्चा छोटा होता है तो आपने देखा होगा कि जो बच्चे के पैर होते हैं ना वो मुड़े हुए होते हैं। धीरे धीरे उसकी मालिश की जाती है और फिर बच्चे के जो पैर है ना, जैसे लंबाई बढ़ती है तो बच्चे के पैर भी बढ़ते हैं, तो वो सीधे होते चले जाते हैं, यानी कि सीधे हो जाते हैं पैर और फिर बच्चा खड़े होने लगता है और फिर धीरे धीरे चलता है। रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर, दूसरा पॉइंट है रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर। इसका मतलब क्या है कि पहले बच्चे की रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, ठीक है, और फिर उसके बाहरी अंगों का विकास होता है। सबसे पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होगा, उसके बाद, है ना, रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है और फिर उसका बाहरी विकास होता है। इस प्रकार हम इसको क्या कह सकते हैं, यानी कि भाई भ्रूणावस्था में क्या होता है, सबसे पहले सिर का विकास होता है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे है थर्ड पॉइंट, स्वरूप के पश्चात क्रियाएं, ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चर प्रोसीड्स फंक्शंस। ये है स्वरूप के पश्चात क्रियाएं। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले क्या करते हैं, हम किसी भी चीज़ को या किसी भी कार्य को करते हैं तो उसका एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, उसके बाद हम कोई भी क्रिया करते हैं, ठीक है। यानी कि सर्वप्रथम शरीर के विभिन्न भाग विकसित होते हैं, फिर उसके पश्चात क्या किया जाता है, उनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। विभिन्न भाग विकसित होते हैं और फिर उनके पश्चात उनका प्रयोग किया जाता है। किसी भी विशिष्ट कार्य के लिए प्रयोग करने से पहले उनका क्या हो जाना चाहिए। जब कोई बच्चा किसी विशिष्ट कार्य को करेगा तो उससे पहले उसका प्रयोग करेगा तो उससे पहले क्या करेगा, उसकी जो मांसपेशियां हैं उनका विकास हो जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है वृद्धि और विकास की गति की दर में भिन्नता का सिद्धांत, ठीक है, ये आप समझ गए। बताया था मैंने प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशंस इन द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि व्यक्ति की वृद्धि और विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं उन सभी अवस्थाओं के दौरान क्या होता है, वृद्धि और विकास की दर में क्या बताया, अभी बताया था ना मैंने कि वृद्धि और जो विकास की गति की जो दर है, यानी कि गति में भिन्नता मिलती है, उसका कर्म निश्चित होता है, उसकी दिशा निश्चित होती है, लेकिन गति क्या होती है, भिन्न होती है। यानी कि किसी भी व्यक्ति में जो विकास है उसकी गति एक समान नहीं होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। किसी में जल्दी विकास होता है, किसी बच्चे का देरी से विकास होता है, ठीक है। किसी जैसे मान लो प्रारंभिक जो अवस्था होती है उसमें बच्चे की गति कैसी होती है, यानी कि पहले उसकी गति क्या होती है, विकास की तीव्र गति होती है शैशव अवस्था में, लेकिन बाल्यावस्था में क्या होती है, उसमें थोड़ा धीमापन आ जाता है ना। तो वो एक समान नहीं होती है। किशोरावस्था में फिर जो किशोरावस्था का जो प्रारंभ होता है उसमें फिर एक बार क्या होती है, तीव्रता आती है। तो यानी कि जो उसकी गति होती है वो एक समान नहीं होती है, उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और जो उसकी जो मान लीजिए कि इसमें क्या होता है कि फिर एक ऐसी अवस्था आती है कि उसमें जो शारीरिक वृद्धि जो है ना वो रुक जाती है, लेकिन तब वो और विकास चलता रहता है जीवन पर्यंत, लेकिन जो वृद्धि है वो रुक जाती है। तो यानी कि वृद्धि और विकास की जो गति है वो समान नहीं होती है, भिन्न होती है, ठीक है। आगे है विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत क्या है कि यानी कि हम जब बच्चे को देखते हैं, बच्चा कुछ काम करता है तो हम उसको देख के उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं, यानी कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। कैसे की जा सकती है, आपने देखा होगा छोटे बच्चों को कि जो लड़कियां हैं वो कई क्या करती है, लड़की डांस, कोई लड़की है ना, जैसे किसी लड़की को डांस करने में बड़ा इंटरेस्ट आता है ना, कोई किसी काम को करने में, कोई पढ़ने में, तो हम उसको देख करके हम बता सकते हैं कि भाई भविष्य में ये बच्चा क्या करेगा। लड़कों को आपने देखा होगा विशेष रूप से किसी जो खिलौना होता है, यानी कि लड़के
अपने उसमें जो उनका जो होता है ना, जैसे मान लीजिए मैं आपको सिंपल उसमें बताऊं कि छोटे बच्चे जो होते हैं, आपने देखा होगा लड़कियां क्या करती है, ज़्यादातर लड़कियां अपनी मम्मी की चुन्नी से दुपट्टा से साड़ी बांधती है या फिर गुड़िया खेलती है, ठीक है। तो यानी कि लड़कियों का उसी क्षेत्र में इंटरेस्ट होता है। और लड़के क्या करते हैं, आप लड़कों को एक लड़की और लड़का आप साथ लेके जाइए किसी फेयर वगैरह में, तो वहाँ लड़कियाँ क्या करती है, ज़्यादातर डॉल खरीदती है। और लड़के ज़्यादातर आपने देखा होगा ट्रैक्टर ट्रक इस प्रकार से खरीदते हैं। यानी कि उससे ही पता चल जाता है कि बच्चे की किस चीज़ में रुचि है, ठीक है। वो जो खिलौने लेकर आता है ना, जैसे ट्रक वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह, हवाई जहाज, ऐसे, तो उनको फिर घर आके क्या करता है, वो तोड़ फोड़ता है। यानी कि उसके एक एक पार्ट को अलग अलग कर देता है, फिर उनको जोड़ता है, फिर यानी कि वो इंजीनियर का काम करता है। तो उसको देख के हम क्या कहें, भाई ये बच्चा है ना, बड़ा होके क्या बनेगा, इंजीनियर बनेगा, है ना। तो ऐसे ही, तो यानी कि हम बच्चे के विकास की भविष्यवाणी कर सकते हैं। उसको देख के हम ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये बड़ा होकर क्या बनेगा ये बच्चा, कि इस बच्चे की किस चीज़ में रुचि है, क्या इसकी अभिरुचि है, बच्चा क्या कर रहा है, इसको देख के हम अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। यह अनुसंधान से, यानी कि इस अनुसंधान से यह भी स्पष्ट हो चुका है कि विकास की भविष्यवाणी करना संभव हो चुका है। उदाहरणार्थ बालक में के समान रुचियां, अभिरुचियां, वृद्धि इत्यादि, ठीक है। अगला पॉइंट है सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास का सिद्धांत क्या कहता है कि पहले बच्चा सामान्य क्रियाएं करता है और फिर विशिष्ट क्रियाएं करता है, ठीक है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जब बच्चा किसी भी कार्य को करता है तो पहले वो सामान्य क्रिया करता है और उसके बाद विशिष्ट क्रियाएं करता है। जैसे कि मान लो किसी काम को करता है तो पहले वो पूरे हाथ, अगर हाथ से किसी खिलौने को पकड़ना है तो क्या करेगा, वो पहले पूरे हाथ को ऐसे मारेगा, है ना। प्रॉपर उसे उस खिलौने को पकड़ना नहीं आता है, लेकिन जैसे जैसे उसका विकास होता है तो वो समझ जाता है कि भाई मैंने किस चीज़ को पकड़ने के लिए या किस चीज़ को उठाने के लिए किस अंग का प्रयोग करना है, क्या करना है, ठीक है। देखो इसमें हम देखते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले क्या करता है, सामान्य व्यवहार सीखता है, धीरे धीरे सामान्य व्यवहार क्या हो जाता है, विशिष्ट। यानी कि पहले सामान्य क्रियाएं करता है और उसके बाद विशिष्ट क्रियाएं करता है। उदाहरण के लिए देखिए, सबसे पहले बच्चा किसी वस्तु को पकड़ने का प्रयास करता है तो वो क्या करता है, पहले अपने हाथ को क्या करेगा, इधर उधर मारने की कोशिश करता है, क्योंकि प्रॉपर उसे उस चीज़ को पकड़ना नहीं आता है। लेकिन जैसे जैसे वो धीरे धीरे उसके जो क्रिया थी सामान्य, उसमें विशिष्टता आ जाती है और उसके परिणाम स्वरूप वो क्या करता है कि उसी वस्तु पर हाथ डालता है जिसे वो उठाना चाहता है। मान लीजिए बहुत सारे खिलौने पड़े हैं, ठीक है, ढेर सारे खिलौने पड़े हैं, तो वो जब मान लो किसी प्रॉपर एक खिलौने को पकड़ना चाह रहा है तो वो पहले क्या करता है, पूरे खिलौनों में ऐसे हाथ मारेगा, यानी कि उसको प्रॉपर पकड़ना नहीं आता है, उठाना नहीं आता है। लेकिन जैसे जैसे जब उसका विकास होगा तो धीरे धीरे वो क्या करेगा, जिस खिलौने को बच्चा लेना चाह रहा है प्रॉपर उसी को उठाएगा, यानी कि जो विशिष्ट काम करेगा। उसी प्रकार से देखो, जैसे कि मान लो बच्चा जब छोटा होता है तो क्या करता है कि किसी मान लो पक्षियों को देखता है, ठीक है, तो किसी भी पक्षी को देख करके वो उसको ये नहीं पता प्रॉपर कि इस पक्षी का नाम क्या है, भाई ये कबूतर है तो वो उसको चिड़िया कह देता है, चिड़िया को कबूतर कह देता है। लेकिन धीरे धीरे उसको ये पता चलता है कि भाई ये चिड़िया है, ये कबूतर है ना, ये तोता है। ऐसे पहले बच्चा सामान्य शब्दों को बोलना सीखता है। इसमें भी आपने देखा है कि एक कर्म होता है, शब्दों का भी एक कर्म होता है कि बच्चा देखो, जैसे बच्चे का जन्म हुआ तो वो सबसे पहले क्या करता है, निश्चित कर्म में क्या करेगा कि पहले वो स्वर की ध्वनि निकालता है बच्चा। आपने देखा होगा आ ई ऊ ऐसे करता है, ठीक है। फिर वो धीरे धीरे जब उसका विकास होता है तो वो क्या बोलता है, एक वर्ड बोलना सीखता है, जैसे दा पा मा ऐसे। लेकिन फिर वो धीरे धीरे उन शब्दों को मिलाकर बोलने लगता है, दादा पापा मामा, है ना, ऐसे। तो यानी कि पहले सामान्य से विशिष्ट की ओर करता है, किसी भी काम को करता है तो वो, ठीक है। फिर उन पक्षियों को वो प्रॉपर जान जाता है तो वो उनके नाम लेकर के बोलने लगता है
कि भाई ये तोता है, ये चिड़िया है, यानी कि वो उसका जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर हो जाता है। अगला सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण के सिद्धांत में भी यही है कि बच्चा किसी भी कार्य को करने के लिए संपूर्ण अंग की अपेक्षा, यानी कि सामान्य अंगों का प्रयोग करने की अपेक्षा विशिष्ट अंगों का प्रयोग करने लगता है। सामान्य क्रिया करने की अपेक्षा विशिष्ट क्रिया करने लगता है। सभी जो उसके अंग हैं उनको एकीकृत करना सीख जाता है। ठीक है, यानी कि वो ये कि उदाहरण के लिए आप देखिए कि पहले बच्चा पूरे हाथ को हिलाता है। ठीक है, किसी भी काम को करता है तो वो पहले पूरे हाथ को हिलाता है, फिर धीरे धीरे उंगलियों को हिलाता है ना, प्रॉपर उसको यानी कि एकीकृत कर लेता है। किसी भी कार्य को करने के लिए अंगों को या किसी भी कार्य को एकीकरण करता है। विकास की संचिता और पुनरावृत्ति का सिद्धांत। विकास की संचिता और पुनरावृत्ति का प्रभाव क्या होता है कि भाई उसमें विकास के जो अनुभव होते हैं ना, जो अनुभवों का कुल योग होता है, न कि केवल उसका एक अनुभव, यानी कि बच्चा किसी एक ही अनुभव पर आधारित नहीं होता है। ठीक है, सभी अनुभवों का जो योग होता है वही संचिता कहलाता है। विकास पुनरावृत्ति वाला इसलिए होता है कि आपने देखा है कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपने आप से ही प्रेम करता है, किसी दूसरी चीज़ में इतना इंटरेस्ट नहीं लेता जितना वो स्वयं से ही बात करता है। आपने देखा होगा कि जब छोटा बच्चा खेलता है तो वो किसी भी काम को करेगा तो अपना नाम ले लेकर ही यानी कि बोलता रहता है। कि जैसे मान लो किसी बच्चे का नाम मोनू है तो वो कहेगा कि मोनू अब खाना खाएगा, मोनू अब नहाएगा, अब मोनू स्कूल जाएगा, यानी कि स्वयं से ही बात करता है, स्वयं से ही प्रेम करता है। वो किसी दूसरे को इतना मतलब इंटरफेयर नहीं करता दूसरों के उसमें। ऐसे ही जब वो ही यानी कि आवृत्ति होती है बच्चे की, उसी में ही जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो किशोरावस्था में भी वैसा ही होता है कि बच्चा अपने आप से प्रेम करता है, दूसरों से प्रेम करने लगता है धीरे धीरे वह। ठीक है, यानी कि जो उसकी सीमा है वो बढ़ जाती है, यानी कि उसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। उदाहरणार्थ बचपन का स्व प्रेम किशोरावस्था में भी देखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मूर्त से अमूर्त की ओर सोचने का सिद्धांत। मूर्त से अमूर्त की ओर सोचने का सिद्धांत, इसमें क्या होता है कि जो मानसिक क्रियाएं, जो विकास होता है बच्चे का, वो भौतिक रूप से उपस्थित वस्तुओं के बारे में चिंतन करने की योग्यता से उन वस्तुओं को देखने के सिद्धांत का अनुकरण करता है जो अमूर्त रूप में होती है। बच्चा धीरे धीरे यानी कि पहले हम बच्चे को किसी मूर्त रूप को दिखा करके बताते हैं, यानी कि जैसे मान लो हमें बच्चे को एप्पल बी फॉर बॉय ऐसे पढ़ाना है तो हम पहले बच्चे को एप्पल की पिक्चर दिखाएंगे कि देखो भाई ये क्या है, ए फॉर एप्पल, यानी कि मूर्त रूप से देखता है बच्चा किसी चीज़ को, भाई ये चिड़िया है ना। जैसे मान लीजिए आप कि जैसे छोटा बच्चा है और उसको अपन चिड़िया दिखाएं और ये कहें कि भाई ये चिड़िया है, तो बच्चे को नहीं पता कि ये चिड़िया है, लेकिन वो धीरे धीरे जब हम उसको मूर्त रूप में दिखाते हैं कि ये चिड़िया है तो वो देखता है और वो फिर धीरे धीरे क्या करता है, मान लो पक्षियों का जो झुंड है उसके पास जाएगा और वो मान लो जोर से ताली बजाता है तो वो उड़ जाते हैं पक्षी, तो फिर उसको ये भी पता लगता है कि हाँ भाई ये पक्षी हैं और ये उड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो हम उसको बच्चे को फिर बताएंगे कि पक्षी उड़ते हैं, तो बच्चा भी धीरे धीरे समझता है कि हाँ भाई, हम बच्चे से पूछे कि कौन उड़ता है तो बच्चे बताएंगे पक्षी उड़ता है। फिर हम दूर से भी मान लो बच्चे को मूर्त रूप से ना दिखाएं कि भाई ये पक्षी है या कौन उड़ता है, तो बच्चा फिर अपने आप समझने लगता है कि क्योंकि उसको मूर्त रूप से किसी चीज़ का ज्ञान हो जाता है। मूर्त को देखकर अमूर्त के बारे में फिर वो सोचना शुरू कर देता है कि हाँ, उसको फिर वो याद आता है कि मैंने उस दिन देखा था कि भाई पक्षी उड़ते हैं, चिड़िया उड़ती है, कबूतर उड़ता है। ठीक है, तो फिर वो यानी कि मूर्त से अमूर्त की ओर सोचने लगता है, उसका जो विकास होता है वो अमूर्त वस्तुओं की ओर हो जाता है। फिर वो अपने आप ही बताने लगता है कि भाई पक्षी उड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बाहरी नियंत्रण से आंतरिक नियंत्रण का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो बाहरी नियंत्रण में होता है, यानी कि कुछ भी कार्य स्वयं नहीं कर सकता है, बच्चा दूसरों पर निर्भर होता है, दूसरों के नियंत्रण में होता है। किसी भी कार्य को करने के लिए उसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे जब वो बड़ा हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, बच्चे की स्वयं की सोच होती है, बच्चा किसी भी कार्य को करने के लिए अपने आप को उसमें
काबिल समझता है कि भाई हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ, उसकी स्वतंत्र चिंतन शक्ति होती है, किसी भी कार्य को करने के लिए वो यानी कि स्वतंत्र होता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होता है, ठीक है। और वो यानी कि आंतरिक नियंत्रण में आ जाता है, यानी कि दूसरों के यानी कि बाहरी नियंत्रण से आंतरिक नियंत्रण का सिद्धांत यही कहता है कि जब छोटा बच्चा होता है तो वो दूसरों के नियंत्रण में होता है, और जैसे धीरे धीरे बच्चे का विकास होता है तो वह अपने नियंत्रण में यानी कि जो वह करना चाहता है वो यानी कि स्वतंत्र होता है किसी भी कार्य को करने के लिए, ठीक है। किसी भी जैसे अपन कहे इसमें एक अपन ये भी ऐड कर सकते हैं कि विकास का जो सिद्धांत होता है उसमें क्या होता है कि यानी कि विकास एक सीधी रेखा में न चलकर वर्तुलाकार होता है, यानी कि वर्तुलाकार का सिद्धांत भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। उस दिन बताया था मैंने कि विकास एक सीधी रेखा में न होकर के चारों ओर होता है, यानी कि चारों ओर से होता है, यानी कि संपूर्ण रूप से होता है, वर्तुलाकार होता है, ठीक है। और इसमें हम एक पॉइंट ये भी ऐड कर सकते हैं कि अंतःक्रिया का सिद्धांत। अंतःक्रिया का सिद्धांत इसमें क्या होता है कि बच्चा जब भी कोई काम करता है तो वह अंतःक्रिया से करता है, यानी कि किसी भी काम को देख करके, ठीक है। धीरे धीरे बच्चा दूसरों को करता हुआ देखता है, देख करके, सुन करके, या फिर अनुकरण के द्वारा सीखता है। आपने देखा होगा कि मान लो किसी घर में छोटा बच्चा है तो वह दूसरों को देखता है किसी कार्य को करता हुआ, उसी प्रकार वह स्वयं भी करने लगता है, ठीक है। पहले बच्चे की अपेक्षा दूसरा बच्चा किसी भी काम को तीव्र गति से सीखता है, क्योंकि वह अपने से बड़े बहन भाई को देख करके उस कार्य को जल्दी करना सीखता है। तो इस प्रकार हमने क्या किया कि देखो विकास के जो सिद्धांत है उन सभी के बारे में हमने डिटेल से चर्चा कर ली है, ठीक है। ये है विकास के सिद्धांत। देखो विकास के सिद्धांत कितने सिद्धांत है ये देखिए। निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, समग्र विकास का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, यानी कि ये कितने नंबर है 15 है ना, 2 और मैंने बताया था। इन सभी के बारे में डिटेल्ड चर्चा अपन कर चुके हैं, ठीक है। आज अपना टॉपिक यहीं तक रहेगा और आप इनको साथ साथ रिवाइज करते रहिए, अपने असाइनमेंट तैयार कर लीजिएगा इनसे, ठीक है। अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे रहेगा। ओके।